जी अमित जी, आप साईं नागेश्वर सच्चिदानंद के वकील हैं। जी, मैं साईं नागेश्वर सच्चिदानंद जो शहर में चर्चित हस्ती हैं, उज्ज्वला गुप्ता जी उनके पति हैं और मैं इनका जूनियर असिस्ट कर रहा हूँ उस केस में। अच्छा, इस केस में अब तक क्या हुआ और लगातार जिस तरीके से जो मामला सामने आ रहा है कि उनके जो सच्चिदानंद हैं, साईं नागेश्वर सच्चिदानंद, उनको बंधक बनाने की बात कही गई थी, एफआईआर लॉज हुई, अब आगे उसमें आखिरकार 2022 में एफआईआर लॉज हुई और अब कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर लॉज हुई है। आखिरकार क्या पूरा मसला है? देखिए, साईं नागेश्वर सच्चिदानंद एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है, आईटीएन है, बेंगलोर में है। जितना मुझे इस केस के बारे में ज्ञात हुआ पिछले 3-4 महीने में, जब से मैं इस केस में इन्वॉल्व हुआ, जब से मुझे ये एहसास हुआ, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की भांति या एक राजनीति में भी समाज सेवा के लिए ही हूँ, मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया इसकी। अंदर से बहुत पीड़ा हुई एक एडवोकेट होने के नाते, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कम हो पाता हूँ, इमोशनल ज़्यादा हो जाता हूँ। जब मैंने देखा कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति को, और एक एलएलबी एलएलएम, जैसा कि सब जानते हैं कि एलएलबी एलएलएम है उज्ज्वला गुप्ता जी, और उन्होंने अपने पति के साथ, जब मैंने तह में गया, फाइल को स्टडी किया, पता चला कि ये शादी तो कहीं हुई नहीं, बाद में रजिस्टर्ड कराई गई है। यानी न शादी में कोई शामिल हुआ, हो सकता है लॉकडाउन के दरमियान शादी हुई है, उससे पहले हुई है शादी, न माता पिता की इच्छा से हुई है, न माता पिता ने नहीं शादी की। आखिर शादी की तो किसने की? ये कुछ जवाब होते हैं जब कोई ऐसी चर्चित हस्ती सामने आती है। एक आम साधारण महिला होती तो शायद ये बात आएगी, हो गई होती, लेकिन एक ऐसी महिला, प्रतिष्ठित महिला, जिन्होंने की पूरी बीजेपी पार्टी को चैलेंज किया था, भारतीय जनता पार्टी को, समाज सेवा के नाम पर मेयर का टिकट न मिलने पर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो उनका लोभ लालच हो या समाज सेवा, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि पूरी बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी, क्योंकि बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और अब हमारे फिरोजाबाद के नगर निगम में सरकार, इतनी बड़ी पार्टी को उन्होंने एक झटके में छोड़ दिया कि मेयर की टिकट ना मिलने के कारण। तो चर्चित हस्ती है, वोट अच्छे आए, सारी चीजें। तो जब ऐसी महिला के साथ और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं केस में, तो कहीं ना कहीं जन भावनाएं भी आहत होती हैं कि कहीं हमने वोट दे दिया होता तो क्या होता। ये बात सत्य है, मैंने आपका अखबार भी पढ़ा। तो इस केस में मेरी नजर में एक एज ए एडवोकेट नहीं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जब मैंने इस केस को देखा, तो वाकई में साईं नागेश्वर सच्चिदानंद, उनके हस्बैंड हैं, उनके संग बहुत गलत हुआ। उनको मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, तीनों ही प्रताड़नाएं मिल रही हैं। क्योंकि जब तारीख पड़ती है तो 2000 किलोमीटर दूर से उस व्यक्ति को यहाँ आना पड़ता है। डेटें बहुत शॉर्ट मिल चुकी हैं। आईटी में जॉब कर रहा है बंदा, तो कहीं ना कहीं जॉब पर भी है। वृद्ध माता पिता है उनके, जो कि मेडिकल की रिपोर्ट्स लगाई गई हैं, ऑन बेड हैं, बहुत सारी उन्हें बीमारियां हैं। उनके भी नाम दर्ज हैं 498 में, 384 क्या कहते हैं एक्ट में। तो जब इस तरह की हमें बातें दिखाई देती हैं किसी केस के सिलसिले में, वैसे बहुत आए दिन केस होते हैं, लेकिन एक पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से भी संपन्न है, अगर आपको नहीं रहना था, नहीं आपकी भावनाएं मिल रही थी, तो एक केस का बोझ क्यों अदालत पर बढ़ाया जा रहा है? आप बहुत ही सामान्य तरीके से अलग होकर अपना दोनों जीवन यापन करते। शादी हुई थी तो डिवोर्स ले लिया जाता बहुत ही तरीके से। बाद में पता चला कि उन्होंने साईं नागेश्वर सच्चिदानंद की तरफ से ऑन रिकॉर्ड्स बैंक डिटेल्स 90 लाख रुपए का भी भुगतान किया गया। अब बात आती है 90 लाख रुपए का भुगतान किस एवज में किया गया? 90 लाख रुपए किसको मिले? 90 लाख रुपए उज्ज्वला गुप्ता के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं ऑन रिकॉर्ड, जो कि कॉपियां फाइल में लगी हुई। उनके पति ने ट्रांसफर किया? उनके पति के से लिए गए 90 लाख जी। तो आप सोचिए, क्या 90 लाख रुपए में शादी कहीं हुई नहीं तो 90 लाख क्यों दिए? दूसरी बात आती है कि 90 लाख क्या दहेज के रूप में दिए गए थे? तो आप एक बात सोचिए, एक आम साधारण महिला होती है, एक लड़की होती है, तो उसका पिता अपनी बेटी के अच्छी खुशहाली के लिए दान दहेज देता है कि बेटी खुश रहे, इसलिए दिया जाता है। हालांकि कानून के अनुसार दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध है। तो एक बार को एक सामान्य परिवार के लिए तो ये हो सकता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप एलएलबी हैं, आप कानून की पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, आप कानून को जानते हैं, तो यदि आपसे दहेज की मांग की जा रही थी तो आपको शादी को करना नहीं था। जाहिर सी बात है।
क्यों? क्योंकि आप LLB LLM में पढ़ी लिखी उच्च परिवार से महिला, आपके लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या था कि आपने साइंस नागरिक वहीं से क्या हुआ सर? तो मैं बात कर रहा था कि 90 लाख रुपए जब आपसे मांगे गए, भैया आपने प्राप्त किए, इसका मतलब आपसे दहेज लिया हुआ है, तो आपको ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए। अब 90 लाख रुपए अगर आपके पास आ चुके हैं तो फिर अब इतने सारे केस क्यों चल रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप पढ़ी लिखी महिला है। और मुझे तो यहां तक पता है कि आपने भरण पोषण का जो दावा लिखा है, उसकी जो लैंग्वेज है उसको मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि मैं पढ़ी लिखी एक बेरोजगार महिला हूं और कोई भी ऐसा काम नहीं जानती जिससे कि मैं अपना भरण पोषण कर सकूं। ये लैंग्वेज है उस दावे की जिसमें कि भरण पोषण मांगा गया है। यानी कि आप LLB LLM होते हुए यदि कोई ऐसा काम नहीं जानती है तो उन लोगों के लिए तो बड़ा दुखदाई है, जो इंटर भी पास नहीं है, हाई स्कूल भी नहीं है, 5वीं पास भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे जब LLB LLM नहीं कोई ऐसा काम जानते नहीं भरण पोषण कर सके। तो ये बड़ी ही विचित्र चीजें हैं। तो जब जनता को, मेरा एक कर्तव्य भी है और मैं कहता हूं मीडिया का भी कर्तव्य होता है कि जब, क्योंकि आज आपने एक चुनाव लड़ा, हो सकता है कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी दबी है और हो सकता है आगे आप विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक हो सकता है लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक। तो जनता में एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए, क्योंकि अब आप पब्लिक फिगर हो चुके हैं, आप एक पर्सनल हाउसवाइफ नहीं है, आप एक घरेलू महिला नहीं है। जब पब्लिक लाइफ है, आपकी पब्लिक फिगर है, तो जनता को भी हर व्यक्ति के बारे में जानने का पूरा अधिकार होता है। अच्छा, चुनाव के दौरान तमाम ज्ञान की बातें भी की गई, पत्रकारों पर मुकदमे भी लिखवाए गए, तो सामाजिक लोगों पर भी मुकदमे लिखवाए गए। और जब ये खबर 90 लाख रुपए की ठगी का जो मामला था, इसको लेकर जब खबर किसी एक अखबार में, समाचार पत्र में छपी, तो उनके घर जाकर तांडव करना, उनके समाचार पत्र के जो ऑनर हैं उनके घर जाकर धमकी देना, उनके घर जाकर उन्हें धमकाना, झूठे मुकदमे की धमकी देना और तमाम जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं लोग उनको धमकी देना, कितना उचित मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब लोग जैसे डॉक्टरी का कोर्स करते हैं, MBBS वगैरह करते हैं, तो उसके लिए फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल करते हैं, लैब में मेढक केंचुए काटते हैं, बहुत सारी थीम करते हैं। पर LLB वगैरह के लिए क्या है कि प्रैक्टिकल कोर्स तो होता नहीं प्रैक्टिकल करने के लिए। लेकिन अब आपने LLB की हुई है, बैचलर ऑफ लॉ है, LLM है, मास्टर ऑफ लॉ है, पढ़ी लिखी बहुत है, आध्यात्मिक की आप बातें करती हैं, मैंने भी कई बार सुना है। तो आपने बहुत ही शातिराना तरीके से उस LLM का इस्तेमाल किया। आपने कहा ये धाराएं उपयोग होती भी है कि नहीं होती है पता नहीं जी, इनका काम होता भी नहीं होता है कि मैंने बंदूक तो ले ली, अब इससे फायर होगा तो आदमी मरेगा नहीं मरेगा। तो उन्हें एक प्रोडक्ट बेस चाहिए था। तो मैं जहां तक समझता हूं कि इनकी सोच रही होगी कि प्रोडक्ट देखा जाए। अब प्रोडक्ट किराए पे तो लाया नहीं जाएगा, तो इन्होंने एक प्रोडक्ट को एज ए हस्बैंड चूज किया और पढ़ा लिखा, पैकेज वाला अच्छा इंजीनियर, लगभग जो कि 20-25 लाख रुपए ईयरली जिसकी इनकम है। उस प्रोडक्ट के साथ इन्होंने 2-4 महीने के बाद ही अपनी जो विधि का ज्ञान है उसको दिखाना शुरू करा। यहाँ FIR महिला आयोग में, महिला थाने में, बेंगलुरु थाने में माँ बाप को परेशान करना। क्यों? क्योंकि आप किसी भी पुलिस के अधिकारी के सामने आपकी वैल्यू होगी, आप LLB किए हुए हैं, आप हाल अपनी बातों में करोगे बेचारा इंडियन। तो इन्होंने पूरी तरह से उसको लिया। अब जब आपके फेवर में भी, जैसे आपने कहा कि मुकदमे लगाना, तो उनके दिमाग में आ चुका है मैं LLB LLM सुबह उठ के जब तक एक मुकदमा दर्ज न करा दूं किसी के लिए, जब तक मुझे लग रहा है सुबह की चाय भी इनको हजम नहीं होती होगी। सुबह सोचते होंगे आज मैं किसके खिलाफ एक नोटिस जारी करूं। अच्छा, आप भी एक वकील हैं, क्या लगता है वकालत का यह धर्म कहता है कि किसी पर भी झूठा मुकदमा आप लिखवा दें? देखिए, धर्म नहीं कहता है, धर्म कोई भी पुलिस का भी नहीं कहता है, लेकिन लोगों की नीत सोच का फर्क होता है कि हम उस अपने प्रोफेशन को अच्छे में इस्तेमाल करना है गलत में। क्योंकि लोग दुनिया में सभी तरह के डॉक्टर भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बेकार डॉक्टर्स भी हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। ऐसी वकील की भी बात करो, बहुत से ऐसे वकील हैं जो गलत झूठे सलाह देते हैं, उसमें केवल एक नाम ही नहीं। मैं बता दूं, शायद इनका फुलदाबाद बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लेकिन ये अपना केस खुद ही लड़ रहे हैं जिला गुप्ता जी। लेकिन मानसिकता जो सोच है, जो जिस तरह से कि फाइलों में दिखाई दी, वो पूरी तरह से बहुत गलत है और एक आध्यात्मिक होने के नाते बहुत ज्यादा ही गलत है। यदि आप एक आध्यात्मिकता की बात करती हैं तो आपके संग अगर गलत हुआ था, मैं ये कहता हूं महिला है, हो सकता है आपके संग गलत हुआ हो आपकी नजर में, मुझे नहीं जानकारी, अगर मैं तो जो फाइलों की बात कर रहा हूं,
तो आपको उस रास्ते से हट जाना चाहिए ना। आप संपन्न परिवार से हैं, बहुत अच्छी जाने माने हस्ती परिवार से हैं, पैसों की कमी नहीं है, आर्थिक संपन्न है, पब्लिक फिगर है, अच्छी तो फिर आप क्यों उलझे हुए हैं? यानी कहीं ना कहीं आपकी सोच है कि मैं नहीं, पूरी एलएलबी का पूरा सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी हो सकता है वो